तो फिर हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फील्ड स्प्रिंट। ये चैनल मैंने क्यों बनाया है ये आपको मैं बता चुका हूँ पहले से। पता है कि मुझे पता चल गया कि आपके अंदर बहुत दर्द हो रहा है। उस दर्द को मिटाने के लिए मैं एक ऐसी बड़ी चीज आपके अंदर डालूंगा, उसके अंदर जाने के बाद आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। वो है ज्ञान, ज्ञान थेरेपी। सो लेट स्टार्ट आर ज्ञान थेरेपी। तो फिर बिना कुछ टाइम पास के अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लाइक का बटन दबा दो इफ यू आर वाचिंग इट। मेरे को पता है कोई व्यूअर्स नहीं है, आई डोंट हैव एनी व्यूअरशिप इन दिस चैनल। सो स्टिल अगर कोई अननोन पर्सन इसको देख रहा है एंड यू आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो चालू करते हैं आज के करंट अफेयर पे, ठीक है। तो आज का करंट अफेयर सबसे पहले आज का करंट अफेयर का पार्ट ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम बहुत चीजों में बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि हमारे ट्रम्प ने लगा दिए हैं रिस्ट्रिक्शन ट्रेड पे। उसके साथ साथ हम वक्फ लॉ के बारे में प्रॉपर तरीके से इज्जत से क्या है, कैसा है, क्यों है, क्या हुआ है। ये नहीं हिंदू मुस्लिम, ना ना, नो हिंदी मुस्लिम, वी विल स्टडी इन प्रॉपर मैनर। तो पहली लाइक आज तो भाई बहुत कम से कम 10 12 करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, एकदम एकदम लगातार धड़ाधड़ तरीके से पढ़ेंगे, निपटा देंगे, ठीक है। अभी पहला करंट अफेयर है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एनकरेज वॉलंटरी प्लांटेशन रिजल्टेड इन अवार्ड ऑफ ग्रीन क्रेडिट, ठीक है। एंड बिल्ड एन इन्वेंट्री ऑफ डिग्रेडेड लैंड विच कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर ए फॉरेस्टेशन प्रोग्राम। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम ये रहा। असली में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है क्या? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी COP28 समिट, अभी COP29 कहाँ हुई थी? बाकू में। COP28 हुई थी अपने यूएई में। इस समिट में एक प्रपोज किया जिसके थ्रू एक ऐसा प्रोग्राम प्रपोज किया जिसके थ्रू हम इंसेंटिवाइज कर सके प्रो एनवायरमेंट एक्शन, जिसके जो हमारे मिशन लाइफ को प्रोत्साहन देगा, ठीक है। तो COP28 कहाँ हुई थी याद रखना, यूएई में, ठीक है। अभी जो है क्या मेन की फीचर्स क्या है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की? तो वो की फीचर्स हैं, इसमें 7 एक्टिविटीज आती है। सबसे पहले इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। सबसे पहले कि आता क्या क्या इसमें 7 एक्टिविटीज आती है। सबसे पहला प्लांटेशन हो गया, सेकंड इज वेस्ट मैनेजमेंट, और जितने भी अपने एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीके हैं वो सब इसमें इंक्लूड कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है क्रेडिट्स। Credit can be traded on domestic platform and can be used to for compensatory afforestation। देखो कुछ कुछ जैसे कि कुछ कंपनीज होती है जो माइनिंग वगैरह करती हैं, तो वो क्या कर सकती है, क्रेडिट्स ले ले गवर्नमेंट से कि भाई इतना एफॉरेस्टेशन का क्रेडिट हमने ले लिया, मतलब कुछ पैसा दे दे गवर्नमेंट को, जो उसका जो फाइन है, उसने एनवायरमेंट को अफेक्ट किया है, उसके अकॉर्डिंगली जो गवर्नमेंट मनी मॉनेटरी वैल्यू निकालती उस डैमेज का, उतना पैसा दे दे और वो क्रेडिट ले ले। तो इक्वल हो जाएगा ये चीज, ठीक है। उसके बाद कंपनीज कैन इंक्लूड क्रेडिट इन ESG डिस्क्लोजर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। तो इसकी मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कौन सी? इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। देहरादून एलिजिबिलिटी, ईच आइडेंटिफाइड लैंड पार्सल मस्ट बी एटलीस्ट 5 हेक्टेयर इन साइज, ठीक है। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या हो गया? 2000 COP20 हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 2020, क्या बोल रहा हूँ मैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने चश्मा नहीं पहना, वही दिख रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2023 में प्रपोज किया प्रो एनवायरमेंट एक्शन के लिए। इसके कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स ये है कि प्लांटेशन होना चाहिए, उसके साथ साथ प्लांटेशन, उसके अंदर 7 एक्टिविटीज इंक्लूड होगी, ठीक है। और जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो जो एनवायरमेंट को अफेक्ट करती हैं वो ये क्रेडिट गवर्नमेंट से ले ले, तो या फिर इक्वली ये लोग ट्रेड कर ले इन क्रेडिट्स को, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी और वो उस तरीके से एफॉरेस्टेशन में या फिर एनवायरमेंट में अपना भाग भी दे सकते हैं, ठीक है। और इसकी कोर कोर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कौन सी? इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री एंड रिसर्च एंड एजुकेशन, ICFRE इसकी कोर बॉडी, ठीक है। तो अभी जो न्यूज है कि प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें, क्रिटिसिज्म एंड कंट्रोवर्सीज ऑफ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। सबसे पहला तो लैक ऑफ लीगल फाउंडेशन। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था
1986 में, जिसने नोटिफाई तो कर दिया रूल्स के बारे में, लेकिन कोई एक लीगल फ्रेमवर्क नहीं हुआ जिसके थ्रू ये ट्रेड कर सकते हैं ग्रीन क्रेडिट्स को फॉर कंपनसेशन ऑफ एफॉरेस्टेशन। ठीक है, समझ रहे हो मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया 1986 में, ठीक है, उसके अंडर रूल्स तो नोटिफाई हो गए इसके, लेकिन उसमें एक प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं बना, या फिर कोई एक प्रॉपर स्कीम नहीं बनी, या फिर कोई एक सिस्टम नहीं बना जिसके थ्रू ये चीज ट्रेड की जा सकती है। ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेड तरीके से हो रही, पैसा लिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, इसका कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। अगर कुछ गलत होता है तो कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, समझे? एनवायरमेंटल क्रिटिसिज्म इंसेंटिवाइज फॉरेस्ट डाइवर्जन। कंपनी क्या करेगी? खरीदेगी क्रेडिट, पैसा दे दिया, बस उसके बाद क्या होगा? रिस्टोरेशन ऑफ फॉरेस्ट का क्या होना है? कुछ नहीं होना। कौन देखता है? अभी हैदराबाद में क्या हो रहा था, लाइक वो यूनिवर्सिटी वाला केस है ना, जिसमें गवर्नमेंट ने कुछ 200 हेक्टेयर वाला, कुछ 40 या हेक्टेयर वगैरह, कितना है हेक्टेयर मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, मतलब यूनिवर्सिटी लैंड के बहुत मेजर पार्ट जिसमें बहुत डाइवर्सिफाइड जंगल्स है, उसको बेच दिया, लाइक उसको प्राइवेट कंपनी को दे दिया, और वहां का पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। तो भाई मोर चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसे हमारे पिकॉक्स वहां पे चिल्ला रहे हैं, और जानवर भी फिर कहाँ भागे? फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, और न्यूज तो ऐसी आई कि भाई स्टूडेंट्स को लाठी से पीटा गया पुलिस के द्वारा, बजा दिया गया स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो लाइक ठीक है, यही जो जो प्राइवेट कंपनी है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो एफॉरेस्टेशन करे, लेकिन नहीं, वो अपना पेड़ काटती है, डेवलपमेंट करती है, अपना पैसा ऐसा कमाती है, नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से यूज करती है, और एट द एंड गायब। क्या? गायब। ठीक है, डिग्रेडेड लैंड एट रिस्क। द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम प्रमोट प्लांटेशन ऑन ओपन फॉरेस्ट, स्क्रबलैंड एंड वेस्टलैंड। देखो, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में प्लांटेशन होता कहाँ पे? ओपन फॉरेस्ट में, लाइक पहले से फॉरेस्ट है, स्क्रबलैंड हो गया, छोटे छोटे पेड़, मतलब छोटे छोटे वो लगे हैं, मतलब ठीक है, जिसका पहले से, मतलब जिसके पास पहले से ही इकोलॉजिकल बेनिफिट है। ऐसी जगह नहीं लगाते जहाँ पे लाइक बैरन लैंड हो गए, या फिर थार, मतलब थार डेजर्टेड एरिया में, जहाँ लाइक फिर ऐसे लैंड जहाँ पे उगाना बहुत मुश्किल, वो वहां पे लगाएंगे जहाँ पे पहले से ही है। समझ रहे हो? अगर तुम नॉर्थ ईस्ट में जाके लगा दोगे और बोलोगे राजस्थान का तो हमने काम किया, और नॉर्थ ईस्ट में जाके पेड़ लगा दिए, तो क्या वो बेनिफिशियल होगा? क्या वो लाइक छोटा सा ही दिमाग होगा उसका जो इस चीज को बेनिफिट बोलेगा कि हाँ कुछ काम कर तो रही है गवर्नमेंट? चूतिया बना रही है तुमको शुद्ध में। ठीक है, कहा थे हम? हाँ, नो रियल एडिशन ऑफ फॉरेस्ट कवर होगा, अनलाइक कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन। GCP allow existing degraded forest land to be used, mean no net gain in forest area। सिंपल वही, जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड है उसी का यूज होता रहता है, और एट द एंड वो लैंड तो गया ही गया, उसके साथ उगा कहाँ रहे? वो पेड़ पौधे फॉरेस्ट में, स्क्रब लैंड में। तो लाइक एक्स्ट्रा क्या ऐड हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। एक ये कंपनी है ग्रीन वॉशिंग वाली, मामा अर्थ, हम एक पेड़ भी लगाते हैं, इसकी टैगलाइन ही है। मैंने कभी मामा अर्थ का प्रोडक्ट नहीं खरीदा, मुझे नहीं लगवाना तुमसे पेड़, ये तुम्हारी मार्केटिंग है भाई कि पेड़ भी लगाते हैं। सिंपल, कोई मतलब तुम लगाते हो तो अपने एडवर्टीज में पेड़ दिखाओ, पौधे नहीं। और उनका प्रॉपर पेड़ पेड़ उगने में कितना टाइम लगता है भाई? लाइक 100 साल में एक पेड़ बड़ा होता है, 10 साल में तो पौधा बन पाता है वो। अब तुम सोच रहे हो कि लाइक हम एक पेड़ भी उगा, तो बहुत सड़ी है, मर जाओगे तुम। शिट, गाली नहीं देना है, गाली नहीं देना है, समझ रहा हूँ, ठीक है। गुस्सा आ जाती है मेरे को, सच बता रहा हूँ। आगे चलते हैं, अब मैं फीलिंग में, लेट इट बी। चलो, तो इस लाइक कोई एरिया बढ़ा नहीं फॉरेस्ट का, उतना ही उतना रहा, तुम बस फॉरेस्ट में और पेड़ लगा रहे हो, फॉरेस्ट एरिया तो बढ़ नहीं रहा है, तो तुम कर क्या रहे हो? बस फॉरेस्ट को डिप्लीट कर रहे हो, एरिया को कम करते जा रहे हो। एट द एंड क्या होगा? लाइक अभी कितना परसेंट फॉरेस्ट है, उससे लाइक तुम तो 50 होगा, फिर 50 से 10 होगा, 10 से फिर 2% पे आ जाएगा, फिर उसके बाद इंसान जिंदा ही क्यों, इंसान भी मर जाएगा। ठीक है, अब लास्ट लाइक ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है वन,
अधिनियम टू 2023 को, जो मैंडेट करता है लैंड टू लैंड कंपनसेशन फॉर एफॉरेस्टेशन। समझे, वन अधिनियम, ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको तुम आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। वन अधिनियम 2023, जिस ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि देखो, अगर तुमने एक जगह का मतलब एक नेचुरल जगह है, मान के चलो एक पहाड़ है, पहाड़ के आसपास वाला एरिया तुमने ले लिया अपना कुछ भी बनाने के लिए, ठीक है। अब उस पहाड़ का एरिया लिया, उसका पेड़ सब काट दिए, तो तुमको उसी तरीके से लैंड को सेम तरीके से डेवलप करना चाहिए, मतलब उस तरीके से डेवलप करके दोगे तभी तो वो कंपेंसेशन होगा एफॉरेस्टेशन का। आई थिंक तुमको समझ में आ गया। और पेड़ का टाइम पीरियड थोड़ा रियल नहीं था, थोड़ा बता दिया, लेकिन आई थिंक यू गाइस आर गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दिस, ये थी अपनी ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम वाली न्यूज। इट वाज सो गुड, लाइक मेरे को पता है मैंने बहुत अच्छे से बताया आपको। ये अपना ये वाला याद रख लेना, इतना भी पोर्शन, ये वाला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पे। लोकसभा ने पास कर दिया वक्फ बिल 2023, जिसने अमेंड कर दिया अपने वक्फ एक्ट 1995। तो अब वक्फ एक्ट है क्या और ये बिल में है क्या, वो हम अब पढ़ते हैं। तो वक्फ एक्ट लाइक वक्फ वक्फ है क्या? वक्फ मान के चलो एक चैरिटेबल एंडोमेंट है, जिसमें एक आदमी है जिसके पास प्रॉपर्टी है। तुम हो, तुम नहीं हो, तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारे दादा के दादा थे जिनके पास प्रॉपर्टी थी। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी रिलीजियस और सोशल वेलफेयर के लिए दे दी, जैसे कि मॉस्क बनाने के लिए, स्कूल्स बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए। लेकिन ये तुम्हारे दादाजी मुस्लिम लाइक वक्फ को दे गए हो, ठीक है। तो अब वो जमीन किसके अंडर आ जाएगी? वक्फ वक्फ के अंदर आ जाएगी, और ये वक्फ है वो, उसमें स्कूल्स, मैंने कभी नहीं देखा कि वक्फ ने किसी स्कूल को बनाया है प्रॉपर तरीके से एजुकेशन वगैरह के। हॉस्पिटल का भी मेरे को नहीं पता, मदरसा का प्रॉपर तरीके से पता कि वक्फ के लैंड के अंदर मदरसा ऐसा आती है। स्कूल मैंने गूगल भी किया तो लाइक इतना सर्चिंग नहीं किया, लेकिन मैंने डायरेक्टली सर्च कर दिया कि वक्फ स्कूल्स क्रिएटेड बाय वक्फ, आई फाउंड नथिंग बिकॉज दे डिड नथिंग। उनके पास लैंड है और कुछ भी क्लेम करते हैं भाई, कुछ भी क्लेम करते हैं। अभी अंबानी के घर एंटेलिया को बना दिया, एंटेली क्या जो भी नाम है उसका, उसको क्लेम कर दिया था, एंटालिया ऐसे उस नाम है, ठीक। फोड़ देगा भाई वो, कितने लॉजिकल आदमी है भाई। लाइक दूसरों को, चलो ठीक है, ये अभी एक केस आया था लाइक आगरा में, जो अपना ताजमहल है, ताजमहल को भी वक्फ कह रहा था कि हमारे लाइक ये हमारे बोर्ड के अंदर दे दो ताजमहल। इसमें कोर्ट ने इंटरफेयर कर, वो कोर्ट बोला कि भाई औकात में रहिए, जितना हो उतना बोलो। अभी तुम क्यों ताजमहल को अपने अंडर लेके इसको कंट्रोल करके क्यों ये लाइक रिलीजियस चीज क्यों बना चाहते हो? अब तो ये सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ब्रो। अगर यहाँ पे टूरिज्म नहीं आएगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं होगी, तो फिर इट विल बी शिट। समझे? तो उसको गवर्नमेंट के अंदर ही रहने दो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, सिंपल, ठीक है। ओके, तो 8 सेंचुरी सीई में, तो जो इंडिया में ऐसा था कि देखो, जो वक्फी प्रॉपर्टी थी वो कौन मैनेज करता था? ऑफिसर्स मैनेज, लाइक 8 सेंचुरी सी, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, मतलब 800 के टाइम की बारे में बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे कौन मैनेज करता था? ऑफिशियल्स थे, मतलब जो ऑफिसर्स होते थे, प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। जो प्रोविंशियल ऑफिसर्स थे वो सादरे सूबा थे, एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स वर सादरे सरकार। बट सेंट्रल अथॉरिटी हैज अल्टीमेट कंट्रोल। द contemporary meaning of waqf came from into existence during the time of second caliph of Islam, हजरत उमर। समझे? मैंने वक्त के बारे में आपको सब कुछ बता दिया, लाइक इतना डिटेल में कोई नहीं बता रहा है, और इतने प्रॉपर तरीके से नोट्स कोई नहीं कर रहा। मैंने भी टपाए हैं, तुम भी टपा लो। अब आते हैं मेन चीज में, चेंजेस क्या लाए गए, व्हाट आर द चेंजेस, हाइलाइट्स कहते हैं इस बिल्स के। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025, इसका फोकस था बेटर मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी, एम्पावरमेंट ऑफ स्टेक होल्डर एंड एफिशिएंट सर्वे एक्सेट्रा। ये इसका लाइक फोकस था कि जो वक्फ प्रॉपर्टी उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो, और जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, रियल स्टेक होल्डर्स, उनको कुछ लाइक लगे कि हाँ वो कुछ है,
और उसके साथ साथ जो प्रॉपर्टीज हैं उसका एफिशिएंट सर्वे हो, कि ये नहीं कि वक्फ ने बोल दिया कि एंटीलिया हमारा है, एंटालिया हमारा है, या फिर ताजमहल हमारा है, या फिर रेड फोर्ट हमारा है, हमारा दिल्ली है, या फिर ये पाकिस्तान हमारा है, ये सब बोलते रहे, वो कोई प्रूफ में नहीं आता, लीगल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ऐसे तो कुछ भी बोल दे, हमारा लाइक हमारे एरिया का आधा आर्मी एरिया तो वक्फ बोलता है कि हमारा है। ऐसा कोई लॉजिकल है क्या भाई? कितने मूर्ख लोग होंगे जो ऐसा बोलते होंगे, और कितने मूर्ख लोग होंगे जो इसको सपोर्ट करते होंगे। कितने मुस्लिम भाइयों बहनों को लाइक घर दिया है वक्फ ने बना के, कितनों को दिए, और इतना है तो फिर बसाओ अपने एरिया में। वो करना नहीं है, मैनेजमेंट तुमसे होना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंडीशन, हाँ, अब वक्फ क्रिएट करने का कंडीशन क्या था? पहला, लाइक तुमने बोल तो दिया कि भाई आदमी को लगता है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी है, मैं दे दूं रिलीजियस पर्पस के लिए, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन होगी। ये नहीं कि भाई किसी और की प्रॉपर्टी दे दो। पहली कंडीशन है कि एक लॉफुल प्रॉपर्टी ओनर है, वही वक्फ क्रिएट कर सकता है। वक्फ एक डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू लाइक ये वक्फ की हो गई, समझे? वो वक्फ बोर्ड के पास चला है कि हाँ ये प्रॉपर्टी आप इसको यूज कर सकते हैं। क्रिएशन ऑफ वक्फ अलाल औलाद, अब अलाल मतलब आलसी होता है हमारे यहाँ, shall not result in denial of inheritance rights of heir इंक्लूडिंग वुमेन। बस देखो, वक्फ डिनाई नहीं कर सकता कि भाई देख मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बच्चा बोलेगा मेरी, मेरे पापा की प्रॉपर्टी, वक्फ बोलेगा नहीं 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 मुस्लिम है भाई ये तो हमको देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन वो तो उसका बाप है ना, तो वो क्लेम कर ही सकता है कि भाई मेरे पापा की प्रॉपर्टी आई वांट इट बैक। ठीक है। मैंडेटरी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, हाँ ये हुई ना बात। अभी इस चीज में इशू ये आ रहा है कि उन लोग के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है जितनी वो क्लेम करते हैं। अगर इतना क्लेम करोगे और विदाउट डॉक्यूमेंट क्लेम करोगे तो तुम क्या ही काम के भाई, ये तो हवा वाली बात होगी। मैंने बोल दिया कि मैंने बुर्ज खलीफा बना दिया, कैसे बनाया है भाई? नो स्किल्स, मैंने बनाया बस, कुछ भी बोल। ये ऑल वर्क मस्ट बी रजिस्टर्ड डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑन ऑनलाइन पोर्टल। हाँ, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर, जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसकी डिटेल्स वगैरह, किस टाइम पे इसको लाइक वक्त के अंदर लाया गया, और जितना भी उसमें रिक्वायर्ड क्राइटेरिया इंडेक्स होगा वो सब इनको फिल करना पड़ेगा। और विद इन 6 मंथ, और अगर थोड़ा बहुत एक्सटेंशन चाहिए तो वो वक्फ ट्राइब्यूनल ही डिसाइड करेगा। रॉन्गफुल डिक्लेरेशन ऑफ वक्फ, ये देखो, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है ये, जैसे कि हमारे यहाँ कोई भी एक एरिया हो गया जो गवर्नमेंट के अंदर आता है, सबको पता है गवर्नमेंट के अंदर आता है, कभी भी वक्त आएगा बोलेगा भाई ये तुम्हारा लैंड है, तो ये इलीगल है, ये तुम नहीं कर सकते। और अगर तुमको लाइक गवर्नमेंट को अगर कोई वक्त की प्रॉपर्टी चाहिए तो वो गवर्नमेंट उनसे छुड़ाएगी नहीं, सीधे सीधे एक प्रॉपर तरीके से लाइक जो बोलते हैं कि उनकी जो कंपेंसेशन राइट है, उनको फेयर कंपेंसेशन, और लाइक जो लैंड लैंड एक्विजिशन का कंपेंसेशन है वो उनको फेयर और प्रॉपर तरीके से मिलेगा अंडर द लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2023। ठीक है। तो ऐसे छुड़ाई नहीं जाएगी। अगर वक्त की प्रॉपर्टी है प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के साथ, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो उसको छुड़ाया नहीं जा सकता। गवर्नमेंट को चाहिए है तो प्रॉपर तरीके से वो उनको कंपेंसेशन देगी। हाँ, और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में अगर डिस्प्यूट आ रहा है तो क्या है, गवर्नमेंट एक स्टेट गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट है वो एक ऑफिशियल को डेजिग्नेट कर देगी कि भाई देखो ये इशू है, तो वो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा सर्वे को और वो सबमिट कर देगा रिपोर्ट। वैसे भी स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिशियल है तो वक्त के लिए काम कर देगा वो। आई डोंट थिंक सो। हाँ, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। सुप्रीम कोर्ट ने कंडेम किया है प्रोलॉन्ग इनएक्शन बाय स्पीकर ऑन डिफेक्शन पेटिशन। डिफेक्शन होता क्या है और एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? चलो तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में। वक्फ एक्ट को कब अमेंड किया? 2025। ठीक है। और ये अभी जो एंटी डिफेक्शन लॉ है अपना, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1985 में। इसके थ्रू हमने 10th शेड्यूल को ऐड किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि प्रिवेंट करता है डिफेक्शन। डिफेक्शन मतलब, डिफेक्शन का मतलब लाइक, तुमको एक केस बताता हूँ, आया राम और गया राम वाला केस। इसको सर्च करो गूगल पे, मजा आ जाएगा आपको कि भाई ये तो आया राम गया राम वाला केस हो गया। मेरे को तो यही याद आ जाता है, आया राम गया राम वाला केस। ठीक है, गूगल इट, वेरी इजी।
ठीक है, तो ये 10 शेड्यूल में आता अपना एंटी डिफेक्शन लॉ। इसका लाइक मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है कि भाई जो दोगले लोग हैं, जो इनस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी में, उनकी दोगलाई ना मचे, उसके थ्रू लाइक एक स्टेबल गवर्नमेंट बने हमारे गवर्नमेंट में। तो अब इसके थ्रू क्या होता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है अगर कुछ ग्राउंड्स प्रूव्ड हो गए। सबसे पहला कि वो बंदा जो लाइक, अगर कोई की एक पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कि मैं कांग्रेस का बंदा हूं, कांग्रेस मेरी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन मेरे को बीजेपी वालों ने अप्रोच किया। अब मैं मेंबर ऑफ हाउस हूँ उस पार्टी की तरफ से, ठीक है, और मेरे को बीजेपी वालों ने इनवाइट किया, बस मैंने उन मतलब मैंने बोला भाड़ हो जाएगा कांग्रेस, मैं जाऊंगा बीजेपी। ठीक है, सेकंड सेकंड रीजन इज डिफाइंग पार्टी विप। लाइक जो पार्टी विप क्या होता है, सबसे पहले आपको विप विप बता दूं। विप लाइक जो पॉलिटिकल पार्टी है, हर पॉलिटिकल पार्टी का एक विप होता है अपने, लाइक जो स्पीकर वगैरह बैठता है पार्लियामेंट में। तो वो जो विप होता है वो डिसाइड करता है कि पॉलिटिकल पार्टी का आज का एजेंडा क्या है, और क्या वो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स क्या कहने वाले हैं, और किस चीज में वोट करने वाले हैं, और क्या वोट करने वाले हैं। और अगर विप ने बोला कि ऐसा करने का, तो मतलब करने का, तुम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो अगर उस बंदे ने, सबसे पहला रीजन तो ये हो गया, सबसे पहला रीजन हो गया कि भाई चलो हमने, मैं हूँ इस पार्टी का, मैं बस रिजाइन करता हूँ पॉलिटिकल पार्टी से। सेकंड इज विप को कहे कि नहीं नहीं, विप ने जो कहा है वो सही नहीं है, मतलब वो सुन नहीं रहा है। विप ने बोला कि भाई इसके अगेंस्ट वोट करना, वो जाके उसके लाइक फॉर में वोट कर दिया। तो ये दो रोल हो गए जिसके थ्रू हम इसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अब एक्ट एज अ, तो ये है क्या? अब हमारे स्पीकर, जो सुप्रीम कोर्ट को इश्यू क्या हुआ, जो स्पीकर है हमारा, वो एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी की तरह काम करते हैं। क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी क्या है? कमेंट सेक्शन में बताओ चलो। डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन पेटिशन। स्पीकर का काम क्या है? देखो, एक पहले पहले तो एक जुडिशियल अथॉरिटी की तरह काम करता है, और ये जो डिसाइड करता है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन वैलिड है नहीं वैलिड है, और फाइनल आर्बिट्रर भी हमारा स्पीकर होता है डिस्क्वालिफिकेशन का। हाँ, एक बात और है कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है, अगर मेरे को लोगों ने डिस्क्वालीफाई कर दिया, स्पीकर डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो मैं लाइक ऊपर हल्ला मार सकता हूँ, लाइक मैं, ये जुडिशियल रिव्यू के लिए ऑन है। तो अब मैं अपनी मेन न्यूज पे आता हूँ। बैकग्राउंड मैंने आपको समझा दिया क्या था, लेकिन अब मेन चीज पे आते हैं, मतलब जो इशू हुआ है अभी। द सुप्रीम कोर्ट सेड स्पीकर कुड नॉट यूज हिज indecision to defeat the worthy objective of 10th schedule of constitution। देखो 10th schedule में क्या लिखा है? एंटी डिफेक्शन लॉ। अब स्पीकर क्या करता है भाई? स्पीकर द मेन अथॉरिटी कौन हो गया? अपना स्पीकर हो गया। तो अब जो स्पीकर कर रहा है कि भाई डिसीजन नहीं ले रहा है, तो डिसीजन नहीं लेना इट्स लाइक सेम कि अंधा कानून। कानून के हाथ लंबे होते हैं लेकिन अंधा कानून है। वही बात हो गई, ए लकड़ी क्यों बैठी हो झाड़, लिमिट। हाँ, तो ये अंधा कानून वाली बात होगी, मतलब ये लॉ है लेकिन तुम देखना नहीं चाहते इस लॉ के थ्रू, क्योंकि तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट्स हो रहे हैं, और स्पीकर शुड बी न्यूट्रल। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है। अब क्वेश्चन ऑफ लॉ इन फ्रंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कैन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट डायरेक्ट स्पीकर एक्टिंग ऑन एज कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिब्यूनल टू डिसाइड एनी डिफिक्शन डिस्क्वालिफिकेशन इन स्पेसिफिक टाइम? हाँ, देखो, अगर स्पीकर है, वो लाइक कुछ कर कोई स्टेप्स ले ही नहीं रहा है, तो क्या कर सकता है हमारा सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है भाई देखो, इतना टाइम है, 6 महीने के अंदर अंदर, या फिर 2 महीने के अंदर अंदर, या फिर 1 महीने के अंदर, या फिर 10 दिन के अंदर, इतने टाइम लिमिट के अंदर तुमको डिसाइड करना है कि ये डिस्क्वालीफाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन, कोर्ट पावर ओवर स्पीकर इन एक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने बोला that it is not powerless if speaker remains indecisive, समझे? on disqualified petition, court right to set a reasonable time frame। ठीक है, while courts cannot dictate the outcome of the disqualification or petition, they can direct the speaker to decide within a reasonable period। कुछ केस देख लो इसके, राइशम मेघचंद सिंह वर्सेस स्पीकर, Manipur Legislative Assembly, if speaker failed to act
सुप्रीम कोर्ट कैन इन्वोक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, आर्टिकल नंबर 142 में जितने भी पेटिशन लाइक जो होते हैं रिट्स पेटिशन होते हैं ना, उसके अंदर, ठीक है। तो लाइक स्पीकर के पास पावर है 142 के अंदर कि वो लाइक इंटरफेयर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा हूँ, स्पीकर की, सॉरी। स्पीकर काम नहीं करेगा तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा भाई आर्टिकल 142 के थ्रू उसको पावर एम्पावर्ड है कि वो इंटरफेयर कर सकता है किसमें, एंटी डिफेक्शन लॉ में। ठीक। तो अब ऑब्जर्वेशन क्या थी, कोर्ट शुड हैव द अथॉरिटी टू इंटरवीन इफ स्पीकर डिलेज इन एक्शन। अब इसका केस, कुछ केसेस हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला केस है कि हो तो होलोहान वर्सेस जैक चिलू 1992, ठीक है। याद रख लेना, लाइक ये क्वेश्चंस तो वेरी इंपॉर्टेंट है, एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए कौन से केसेस है, ये आंसर में लिखा होगा तो भाई वेट हो जाएगा वहीं पे अपना। ठीक है। रवि एस नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फिर अपना लाइक लास्ट है कर्नाटका एमएलए डिस्क्वालिफिकेशन केस। तो ये कर्नाटका एमएलए डिस्क्वालिफिकेशन केस को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि देखो ऐसा हुआ था कि कर्नाटका की जो लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी थी उसमें से कुछ एमएलए वो हो गए दोगले। उन्होंने क्या किया कि लाइक जो विप ने बोला उसके, लाइक विप ने बोला तो बोला, उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं किया। तो उस टाइम पे तो जब डिस्क्वालिफिकेशन की बात की स्पीकर ने थोड़ा वेट किया, उसने बोला कि ट्रस्ट मोशन लाया जाए। ट्रस्ट मोशन आया, स्पीकर को पता चलेगा कि नहीं भाई नहीं हो रहा है इस पॉलिटिकल पार्टी से काम। फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन जब लाया गया और ये जो एमएलए वगैरह है जो कि विप के अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए उनके अकॉर्डिंगली काम नहीं करे, और इसकी वजह से स्पीकर ने इन सबको डिस्क्वालीफाई कर दिया अगले इलेक्शन से। किसके, नेक्स्ट इलेक्शन से भी। पॉलिटिकल पार्टी से तो खटाक खटाक करके निकल ही दिया, उसका सर अगले इलेक्शन से भी तुम्हारा बंटाधार कर दिया स्पीकर। तो पॉइंट ये बनता है कि क्या इनको अगले इलेक्शन से बंटाधार कर देना चाहिए या फिर ये गलत है या सही, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट न्यूज पे बनते हैं। सिंपल सी न्यूज है, लाइक सोचो, पेन मैंने बंद कर, सोचो तुम पैदा हुए और तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको अबेंडेंट कर दिया, ठीक है। तुम कहाँ रहोगे, अनाथ आश्रम में रहोगे या फिर रोड पे पड़े रहोगे मर जाओगे। सो अनाथ आश्रम इज लाइक चाइल्डहुड केयर सेंटर इज इम्पोर्टेंट। अब तुम थोड़े बड़े होगे तो तुमको ऐसा चाहिए होगा कि भाई कोई मुझे अडॉप्ट कर ले, कोई मुझे मतलब माँ बाप का प्यार दे। तो अडॉप्शन के लिए प्रोसेस है, 1 साल तो उसी में लग जाता है अडॉप्शन करने में। हाँ, तो मेन पॉइंट था। हाँ, अडॉप्शन। अब अगर तुमको किसी ने छोटे, लाइक ज्यादातर चांसेस किसी के अडॉप्ट होने के होते हैं जब वो 5 साल से छोटा हो। फिर धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती जाती है तब लोगों का बच्चों को अडॉप्ट नहीं करते। तो 5 साल से छोटे लोगों को अडॉप्ट करना इजी। अब तुम 17 साल के हो, तुमको अडॉप्शन, लाइक अडॉप्शन नहीं हो रहा है कि लाइक तुम जब मिल लोग को मिले थे, जब तुम इस चाइल्डहुड केयर सेंटर में आए थे अडॉप्शन के लिए, तो तुम थे लाइक 12 साल के, उस टाइम तुम बहुत उद्यमी थे। और फिर लाइक नहीं हुआ, तो ये इनकी सिचुएशंस होती है लाइक बच्चे। और अभी जो केसेस हैं वो सुनो, 30,000 इंडियन पेरेंट्स वेट कर रहे हैं बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इन्फॉर्म की राज्यसभा में कि अभी टोटल कितने बच्चे हैं, 62,000 बच्चे हैं और 30,000 पेरेंट वेट करें तो अभी आधे आधा हो जाएगा। और ये तो जो 62,000 है वो लिखित है, और कितने अनाथ बच्चे हैं इस इंडिया में कोई नहीं जानता, कितने भूखे मरते हैं कोई नहीं जानता, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, ना किसी लीडर को फर्क पड़ता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। आई फील सेड फॉर दैट कि हम ऐसी देश में रहते हैं कि अभी भी धर्म और जाति के बीच में बट रहे हैं, लड़ रहे हैं। ये सब मतलब गलत चीजें हैं, तो रिफॉर्म्स आर इम्पोर्टेंट। जैसे वक्फ एक्ट में रिफॉर्म्स आर इम्पोर्टेंट, कुछ भी क्लेम करना इज लाइक रिडिकुलस। और ऐसा नहीं कि भाई लाइक हमारे यहाँ रिफॉर्म्स नहीं है, हमारे यहाँ भी रिफॉर्म्स लाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो
हमारे लाइक 62,000 बच्चे हैं जो अभी भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में वेट कर रहे हैं कि हमको जाके लेके जाए, और 30,000 पेरेंट्स भी वेट कर रहे हैं, तो इनको मिलाओ जल्द से जल्द। एक साल तो लग जाता है पूरा ये सब काम होने में, ठीक है। तो चाइल्ड अडॉप्शन की एक नोडल एजेंसी कौन सी है? आई एम सॉरी, नोडल मिनिस्ट्री यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी लेजिस्लेशन, ठीक है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। इसके प्राइमरी रूल्स क्या है, ठीक है। Adoption in India is primarily governed by Juvenile Justice Act 2015। तो एक सीरीज थी मैंने जो देखी थी, जुवेनाइल जस्टिस, जिसमें एक लेडी जज थी, वो बच्चों को गलत करना नहीं देना चाहती थी, तो उनको पकड़ के जेल में डाल देती थी। चुड़ैल वाली हंसी, ठीक है। तो सिंपल कहते हैं अपना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, जो कि बोलता है, इंश्योर करता है सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिग्निटी एंड वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन, नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। नोडल सेंट्रल एजेंसी कौन सी? हाँ, CAR। लाइक कुछ दिन पहले मैंने इसी के बारे में बताया होगा। सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी एस्टेब्लिश हुई थी अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, जो कि रेगुलेट करती है डोमेस्टिक एंड इंटर कंट्री अडॉप्शन। इम्प्लीमेंटेड लाइक ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के थ्रू जो लाइक बनी अपनी CAR, वो इम्प्लीमेंटेड हुई है बाय हैग्यू कन्वेंशन। Hague Convention on Protection of Child and Cooperation in Respect of Inter-Country Adoption 1993, जो कि इंश्योर करता है एथिकल, लीगल एंड ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल अडॉप्शन, जिसके साथ साथ उनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी बंद हो। रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स एंड ड्यूटीज implement the judicial the juvenile justice act through institution like स्टेट में कौन उनको अप्लाई करता है? CAR तो होगा हमारा, ठीक है। उसका स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, SARA, सारा हो गया। लोकल चाइल्ड वेलफेयर कमिटी एंड डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स, इन सब का काम है स्टेट्स में इसको इम्प्लीमेंट करना है कन्वेंशन के JJ एक्ट के थ्रू, जो अपना बना है अपना CAR और SARA, ठीक है। अब इसमें चैलेंजेस क्या रहा है? सबसे पहला चैलेंज है ब्यूरोक्रेटिक डिले। एक साल लग जाता है भाई एक बच्चे को अडॉप्ट करना। लेकिन ये भी थोड़ा ऐसा है कि भाई किसी को भी बच्चा नहीं दे सकते ना, कोई क्या कर रहा है उस बच्चे के साथ, यू विल नेवर नो। एक साल उसको प्रॉपर चेक होता रहता है, और लाइक आई थिंक सो एक बच्चा जब अडॉप्ट होता है उसके लाइक 3-4 साल तक तो जो वहाँ का लाइक जो मेन ऑफिशियल है, वो घर जा जाके चेक करता है कि हाँ इसके साथ सही हो रहा है या फिर गलत तो नहीं हो रहा। और हमारे इंडिया में ऐसा रूल है कि जो मेल है वो एक छोटी लड़की को अडॉप्ट नहीं कर सकता, मेल कैन अडॉप्ट ओनली बॉयज। औरतें कर सकती हैं दोनों को अडॉप्ट। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने आपको पॉइंट बता दिया। नेक्स्ट न्यूज पे बनते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज ऑल अबाउट लाइक कुछ इंडेक्स फॉरेन कंट्रीज बनाती हैं, जिनके थ्रू वो अपना बड़ा बड़ा करती हैं कि हम सबसे अच्छे, हम सबसे अच्छे। जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, बांग्लादेश, सिक्किम, फिनलैंड जिसमें टॉप करता है हमेशा। चलिए अब हम बात करते हैं फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स हमारा नीति आयोग का इनिशिएटिव है, जो यूज करेगा हमारा कैग का डाटा 2022 और 2023 का। तो इसका मेन इस इंडेक्स का जो नीति आयोग बनाने वाली है कैग का डाटा यूज करने के बाद, उसका लाइक मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो कंपेयर करे फिजिकल हेल्थ अक्रॉस स्टेट्स। 18 स्टेट्स के बीच में कंपैरिजन होगा कि कैसी हेल्थ है फिजिकल, इन टर्म्स ऑफ GDP, डेमोग्राफी, पब्लिक एक्सपेंडिचर। फिजिकल का मतलब पता है ना, इकोनॉमिक हेल्थ इंडेक्स, समझे? ये मेरा पैसे से लेन देन वाली इंडेक्स है। और सरल शब्दों में बताता हूँ, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स मतलब कि तुम्हारी इकोनॉमी कैसी चल रही है,
स्टेट को कंपेयर करेंगे लोग और वो बताएंगे कौन सी स्टेट टॉप करेगी। मैं बोल रहा हूँ महाराष्ट्र टॉप करेगी। मुंबई जो है महाराष्ट्र के पास, अगर महाराष्ट्र के पास मुंबई नहीं होता तो क्या होता? छत्रपति राणा शिवाजी। ठीक है, तो 18 स्टेट्स के बीच में कंपैरिजन होने वाला है। जीडीपी, डेमोग्राफी, एक्सपेंडिचर, ओवरऑल फिस्कल स्टेबिलिटी के बारे में बात होने वाली। मेजर कुछ सब इंडाइसेस हो गए इनके, जैसे इक्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिस्कल प्रूडेंस। ठीक है, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन हो गया, फिस्कल प्रूडेंस हो गया, डेप्थ इंडेक्स हो गया, एंड टॉप फॉर्म। और इसकी टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स कौन कौन सी? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में महाराष्ट्र कहाँ है? व्हाट द फक, मैं गलत निकला। ऐसे ही यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ लेती है और आपको लगता है भाई महाराष्ट्र तो लाइक इट विल टॉप ऑन एवरीथिंग, लेकिन महाराष्ट्र की एक सिटी मुंबई है जो सबसे ज्यादा प्रॉपर तरीके से काम करती है, बाकी तो है ही ऐसे। तो टाइम हो रहा है मेरे हिसाब से, 1 बज गया, मेरे को आ रही नींद। अब हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि है वुमेन्स रोल इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। डिजास्टर्स में क्या होता है? नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर। मैन मेड डिजास्टर कैसे हो सकता है? किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दिया और भूकंप आ गया, दीज आर द मैन मेड डिजास्टर। अब नेचुरल डिजास्टर तो नॉर्मल है, अर्थक्वेक आ रहा है, सुनामी आ रही, तो इन सब डिजास्टर में, ये डिजास्टर तो है, इन डिजास्टर्स में क्या होता है? बहुत सारा हार्म पहुंचता है और इसमें असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है, असिस्टेंस की। जैसे अभी थाईलैंड में हुआ, म्यांमार में भूकंप वगैरह आए, तो उसमें क्या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। तो वो असिस्टेंस कौन देते हैं? ह्यूमंस देते हैं। और वो ह्यूमंस कौन होते हैं? मेल एंड फीमेल। तो ये जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसने सिग्निफाई किया है कि जेंडर डिसएग्रीमेंट डाटा टू फॉर्मुलेट रोबस्ट पॉलिसी ऑफ क्लाइमेट रिड्यूस डिजास्टर। अब इसने बताया कि वुमेन का रोल है क्या। नियरली अभी तक एक स्कीम है, सखी आपदा मित्र स्कीम, जिसमें नियरली 1 लाख आपदा मित्र वॉलंटरी हैं, जिसके 20% सिर्फ वुमेन इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, लाइक 20,000 है इसमें, जो कि रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प करने वाली है, रिस्क लाइक डिजास्टर से अफेक्टेड एरियाज को। आई थिंक यू गाइस आर गेटिंग इट। 1 लाख में से 20%, मतलब 80% तो फिर भी मेल है। तो वुमेन्स इस तरफ क्यों नहीं आती जब उनको वुमेन एम्पावरमेंट बताना पड़ता? क्योंकि ये जो 20,000 लाइक 20 लाख औरत है, रिस्पेक्ट फॉर दैट, रियल वुमेन से ही है। और जो इंस्टाग्राम पे तेरी काली काली दो अखियां तड़पावे मुझे सारी रतियां, इनको कुछ नहीं आता। दीज आर इडियट्स जो खुद अपनी लाइक बॉडी क्लीवेज या फिर बम दिखाना चाहती हैं, और फॉलोअर्स उनको इजीली मिल रहे हैं। लाइक अगर सस्ते में कुछ चल रहा है तो लाइक क्या ही कर सकते हैं। और शार्क टैंक के बारे में बता दूं, वो जो औरत है मामर्थ वाली, आई हेट हर फॉर नो रीजन। चलो, तो लाइक 1 लाख हो गया। हीट माइक्रो इंश्योरेंस, हीट माइक्रो इंश्योरेंस जो कि प्रोग्राम ऑफ सेवा इन अहमदाबाद में इम्प्लीमेंटेड है। ये क्या करती है? प्रोटेक्ट करती इनफॉर्मल फीमेल वर्कर्स को हीट वेव के टाइम पे, जिसमें जिसके थ्रू लाइक गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसके थ्रू ये इनफॉर्मल जो वर्कर हैं, अपनी फीमेल वर्कर हैं, वो ऑफिस नहीं जाएंगी, तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत कंपनसेशन दे दिया जाता है। ये क्यों दिया जाता है? देखो लाइक यही बोलूँगा कि फालतू का खर्चा है, लेकिन स्टिल गवर्नमेंट करती है तो करती है। वुमेन एम्पावरमेंट यही तो है, या फिर जो इंस्टाग्राम पे चल रहा है वो वुमेन एम्पावरमेंट। मन मर गया इस न्यूज़ पे से। चलिए, तो नेक्स्ट न्यूज़ पे बनते हैं। चलो, एक अच्छी बात बताता हूँ आपको। 2014 में जैसे हमारे यहाँ से कांग्रेस पार्टी गई, वैसे ही हमारे इंडिया से पोलियो खत्म हो गया। वैसे भी 2015 में हमारी गवर्नमेंट आई बीजेपी, उसने बहुत डेवलपमेंट किया है। चलो उसको जाने देते हैं। आज के अभी की न्यूज़ में आते हैं नेशनल पोलियो सर्विलेंस प्रोजेक्ट अंडर यूनियन, लाइक ये नेशनल पोलियो सर्विलेंस प्रोजेक्ट है। तो कौन सी लाइक कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा?
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इजी। कोई भी लाइक, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग आ जाते हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये तो आपको पता है क्योंकि मैंने बताया, मैं बता रहा हूँ, आप भी बता रहे हैं, इसलिए आपको पता है। ठीक है, तो ये है क्या, नेशनल पोलियो सर्विलेंस प्रोजेक्ट है। ये इंडिकेट करता है द पोटेंशियल ऑफ फॉर अडॉप्टिंग द नेशनल पोलियो सर्विलेंस प्रोजेक्ट टू मॉनिटर इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिसीज। अब उसके बारे में जानते हैं हम। नेशनल पोलियो सर्विलेंसिंग प्रोजेक्ट ये क्या है, एक कोलैबोरेटेड इनिशिएटिव है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1997 में, अभी का नहीं है। द नेशनल पोलियो सर्विलेंस प्रोजेक्ट जो कि है दो 1997 में, वो इंडिया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कोलैबोरेटेड कोलैब है वो। लाइक क्या मतलब, जो मतलब उसका मेन मेन चीज है क्या, मतलब वो उसने किया क्या, उसने डेवलप किया है एक सर्विलेंस सिस्टम फॉर acute flaccid paralysis which is critical for detection पोलियो केसेस। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मॉनिटरिंग पोलियो इम्यूनाइजेशन के थ्रू, समझे। पोलियो इम्यूनाइजेशन हमारे यहाँ लाइक अमिताभ बच्चन टीवी में देख के बोलता था, फोन में वो आके बोलता था, पोलियो की दो बूंद जरूरी। और उस टाइम बहुत जरूरी था क्योंकि भाई लाइक 50 60 लाइक बहुत टाइम से तो लाइक भूख मरी पड़ी रही हमारे यहाँ। टॉप टीयर के लोग क्यों हुए टॉप टीयर पे, रीजन यही है कि भाई नीचे वाले कुछ करना चाहते नहीं। शुद्ध बता रहा हूँ, जो जो अमीर हुआ है ना, वो अमीर इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास पहले जाए, हाँ वो रीजन हो सकता है, लेकिन वो अमीर अगर कुछ नहीं करना चाहे तो वो कब तक अमीर रहेगा। अंबानी की बात नहीं कर रहा, वो हमेशा अमीर रहेगा, उसका पूरा खानदान अमीर रहेगा, क्योंकि वो लोग कुछ काम नहीं करते, उनके अंडर के जितने भी लोग हैं वो सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन चलो, अभी जो 2004 में हमारा फ्री हो गया, 2014 में हमारा पोलियो फ्री हो गया इंडिया। इन 2025 नेशनल पोलियो सर्वेलेंस प्रोजेक्ट was integrated into National Center for Disease Control, सिंपल, अंडर इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोजेक्ट। तो अभी एनपीएसपी किसके अंडर आ गया, इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम। खत्म है आज की न्यूज ये वाली। ये देखो कितनी अच्छी बात। अभी क्या है, डोनाल्ड ट्रंप भैया हमारे पागल हो चुके, बुढ़ा सनक गया। बुढ़ा क्या कर रहा है कि लाइक हर लाइक ट्रेड वॉर करना चालू, मतलब उसको लगता है कि भाई हर जगह ट्रेड वॉर चालू कर दे वो ऐसा चाहता है कि बस यूएसए का फायदा हो, यूएसए में पैसा आए, यूएसए गवर्नमेंट पैसा बनाए, यूएसए की जनता बाहर में जाए, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन की तरह सोचेगा। लाइक उसको अपनी कंपनी चलानी है, उसके मेरे मेरे अकॉर्डिंग तो उसको लगता है कि भाई जो यूएसए वो एक कंपनी जिसका वो सीईओ है, और वो सिर्फ यूएसए का फायदा चाहता है। लेकिन उसको नहीं पता कि यूएसए में लोग हैं, सीईओ पैसा दे, मतलब कंपनी तो आगे बढ़ जाएगी, लेकिन जो साथ साथ जो लोग चल रहे हैं वो आगे नहीं चल पाएंगे। और जो कंट्रीज है, लाइक ऐसी नहीं कि उसका लाइक अकेले वही कंट्री है, उसके साथ साथ उसके उसकी कंपटीशन में चाइना है, चाइना, रशिया। ठीक है? तो ये क्या करता है कि धीरे धीरे ट्रेड वॉर चालू करने की कोशिश कर रहा है, और ऐसी ट्रेड वॉर कर रहा है कि टैरिफ्स लगा रहा है इम्पोर्ट्स पे, इंडिया पे भी टैरिफ लगा रहा है। लेकिन यहाँ यहाँ बात है हमारे मेडिकल लाइक मेडिसिन वगैरह के बारे में, तब इनकी फट गई। तो फिर लोग बोले नहीं नहीं भाई, मेडिसिन तो हम इतनी जल्दी डेवलप नहीं कर सकते, जब मेडिसिन इतनी जल्दी डेवलप नहीं कर सकते, तो इन्होंने क्या किया, आराम से लाइक बोला कि नहीं बस मेडिसिन पर टैरिफ नहीं लगना, बाकी तो हमने हर जगह लगाया 10% टैरिफ। तो एक जगह है जो बहुत न्यूज में चल रही है, हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड, जो कि एंटार्क्टिका में, जिसकी पॉपुलेशन इज लाइक 0, उस पर भी 10% टैरिफ लगा दिया। ये आइलैंड के बारे में पढ़ते हैं, ये आइलैंड हमारा ऑस्ट्रेलिया कंट्रोल करता है, एडमिनिस्ट्रेट करता है, ठीक है। ये एक ओनली वॉल्केनिक एक्टिव एरिया है, ठीक, सब सब एटलांटिक एंटार्क्टिक आइलैंड है, सब एंटार्क्टिक आइलैंड है ये। ये आइलैंड है, वो दे आर ओपन अ विंडो इनटू द अर्थ। ये अच्छी लाइन, इसको याद कर लेना, ठीक है। Thus provide the opportunity to observe ongoing geomorphic
process and glacial dynamics. They are listed as UNESCO World Heritage Sites. मेन इंपॉर्टेंट है कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड, डोनाल्ड आइलैंड, जिसपे गवर्नमेंट लाइक ट्रम्प जी ने अपने 10% टैरिफ्स का थापा मार चुका है। और ये इतनी बेवकूफ़ी वाली बात है क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़ीरो है, सिर्फ वहाँ पे रेंडियर मिलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पोलर बियर मिल जाएंगे इनको। तो ये क्या करेंगे, उनसे फिश छुड़ा के ले आएंगे अपने डोनाल्ड ट्रम्प चचा जी। ठीक है, बस यही न्यूज़ थी इसकी। इजी, वेरी इजी। समझ में आया? नहीं आया? बस नहीं आया। सेंटिनलीज। तो अब एक हमने बंदा पकड़ा यूएसए का, जो कि हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के सेंटिनलीज एरिया में घूम रहा था, जाने की कोशिश कर रहा था। अब ये एक ऐसा एरिया है सेंटिनलीज एरिया, जो कि रिजर्व्ड है सिर्फ वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं उनके लिए। वहां पे अंदर जाना है तो तुमको बाहर की अथॉरिटी से परमिशन चाहिए। अब ये जाते हुए पकड़े गए। अब इनका क्या हुआ, अब ये जाएंगे, थोड़ा बहुत जेल में रहेंगे, जेल से फिर छोड़ दिए जाएंगे क्योंकि लाइक सॉफ्ट पावर ऑफ यूएसए और सुपर पावर ऑफ यूएसए, इनको छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये करना क्या है, लाइक एज यूजुअल ये सब क्या है, जो व्लॉगर्स व्लॉगर्स हैं यही सब उनके काम होते हैं। ये भी होगा कोई छपरी सा व्लॉगर, लेकिन थोड़ा प्रॉपर तरीके से लाइक वीडियोस वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि सेंटिनलीज आइलैंड बहुत फेमस है कि यहाँ पे ह्यूमंस नहीं जा सकते, तो बस वही वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा होगा। और कौन से ट्राइबल ग्रुप है अपने अंडमान निकोबार में, ये याद कर लो। ग्रेट एंडेमनीज, जारावास, ओंगिस एंड शोमफिन्स, ये कुछ अपने पीवीटीज हो गए अपने अंडमान निकोबार में। ठीक है, ये आज की ये वाली न्यूज थी। अब आया अपना देवराया वन। देखो, देवराया वन कौन था, क्या था, कैसा था, ये अपन पढ़ने से पहले बताएं कि ये चीज न्यूज में क्यों आई। ये चीज न्यूज में इसलिए आई क्योंकि कॉपर प्लेट्स मिले हैं देवराया वन के। कहाँ पे, बेंगलोर में। ठीक है, तो अभी है कौन ये जो कॉपर प्लेट्स हैं, कॉपर प्लेट्स वो तो अपने विजयनगर एम्पायर को बिलोंग करते हैं, लेकिन इसमें लिखी किस लैंग्वेज में चीजें हैं, उसमें लिखी है संस्कृत, कन्नड़ एंड नागरी में लिखी हुई। लेकिन अब देवराय वन के बारे में जो हम बात करने वाले, ये हमारे देवराय वन संगम पीरियड में पैदा हुए थे, जो हमारा 1336 से 1485 तक था। और इनके पैदा होने का टाइम क्या है, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने साल जिया हुआ है, 16 साल जिए, 1406 से 1422। इसने क्या काम किया, डैम डेवलप किए तुंगभद्रा रिवर में, एनेबल कैनल इरिगेशन फॉर सिटीज एंड विलेजेस। ठीक है, विजयनगर ग्लोरी एंड फॉरेन अकाउंट, जैसे कि अगर तुमको कोई एक बोले कि भाई कोई नाम बताओ जिसने विजयनगर को देखा है प्रॉपर तरीके से और लिखा हुआ है, तो निकोला डी कॉन्टी, जो कि 1336 से 1485 तक जिया, लाइक ये लंबा जिया है आदमी। और हमारे जो विजय देवरायवन के टाइम पे ये यहाँ पे पहुंचा और इसने इस सिटी को देख, पहुंचा नहीं सॉरी, इस ये अपने जीवन के टाइम पे यहाँ पे पहुंचा और इस लाइक कैपिटल सिटी ऑफ विजयनगर एम्पायर को उसने प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया कि हाँ, कितना प्रेस्टिजियस, सिग्निफिकेंट, ब्यूटीफुल एक विजयनगर एम्पायर था और वहाँ के लोग कितने प्रॉपर तरीके से थे। लेकिन ये जो हमारे लिए चूतिए ब्रिटिशर्स आ गए और उन्होंने हमारा दिमाग खराब कर दिया। सुरीनाम, सुरीनाम नहीं, ये वाला आई थिंक सो, ये वाला ऊपर वाला पॉइंट हटा दो, नीचे वाला अभी पॉइंट था। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी डेथ एनिवर्सरी एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई अप्रैल 3 में। इनका मतलब इनकी डेथ को हुए 345 ईयर हो चुके हैं। तो अब छत्रपति महाराज के बारे में बात करते हैं, जो कि 3 अप्रैल 1680 को इनकी डेथ हुई थी। कहाँ पे हुई थी, रायगढ़ फोर्ट। अब ये शिवाजी जी महाराज थे, उन्होंने खुद को ही लाइक क्राउन किया था, लाइक वो थे अपने मराठा एम्पायर के फाउंडर इन वेस्टर्न इंडिया 1674। ये इन्होंने एक काउंसिल बनाई 8 मिनिस्टर्स की, जिसको बोला गया राज, क्या बोला गया इनको, अष्ट प्रधाना। He laid the foundation of Maratha naval force in 1654 near Kalyan and went to build multiple fortified naval bases along the western coastline. He developed guerrilla warfare tactics. मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट लीडर थे महाराजे छत्रपति महाराजी
या आई एम सॉरी, छत्रपति शिवाजी महाराज। एक्चुअली मेरे को नींद आ रही है और मैं सिर्फ 4 घंटे सोया हूँ, तो आई एम वेरी टायर्ड। इन्होंने अफजल खान को कैसे मारा था, बहुत लाइक कुत्तों ऐसा मारा था। तो फिर गाइस, मेरे हिसाब से आज के लिए तो यहाँ की करंट अफेयर यहीं पे खत्म करते हैं। मैंने लगा दी अपने पायलट पेन की निप, तुम भी लगाओ अपनी चेन की निप और सो जाओ, कुछ उल्टे सीधे काम मत करना। बाय बाय गाइस, आई विल सी यू टुमारो।